गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अच्छे दिन की मंगल कामनाओं के साथ आइए आज की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक वृत्ताकार लूप है जिसमें आवेश का जो वितरण है वो एक समान रूप से हुआ है। उस वृत्ताकार लूप के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, उसके अक्ष पर, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और a त्रिज्या इस वृत्ताकार लूप की है। इसको करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसके लिए क्या-क्या बेसिक नॉलेज रखते हैं, यानी कि हमें इससे पहले क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि माना ये कोई लाइन है, इस लाइन के 1 सेंटीमीटर पर आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पर 5 गोले हैं और इसकी कुल लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो कुल गोलों की संख्या क्या हो जाएगी? 5 है 1 सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर में हो जाएगी 5 गुणा गया 10। इसी को लेते हुए हम ये मानते हैं कि माना 1 सेंटीमीटर या एकांक लंबाई में आवेशों की संख्या है लैम्डा, जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, वो है लैम्डा। और इस पूरी रेखा की लंबाई है L। तो इसमें कुल कितना चार्ज होगा? तो इसमें चार्ज कैसे हमने ज्ञात करना है इसको देखते हुए, 5 थे और 10 सेंटीमीटर था, तो 5 गुणा गया 10 बराबर 50। तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर लैम्डा 5 की जगह पे रखना है और L लंबाई है, तो लैम्डा L, यानी कि इसका जो आवेश है वो कितना है? Q बराबर लैम्डा L है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक वृत्ताकार क्या है? डोरी है। यहाँ से मैंने पकड़ा और इसे इस तरीके से तोड़ दिया। जब मैं इसे तोड़ूंगा तो ये इस तरीके से बनने वाला है और इसमें जो आवेश है वो इस तरीके से रहेगा, यानी कि हमें इस डोरी की सबसे पहले लंबाई चाहिए। तो डोरी तो ये थी नहीं, ए इसकी त्रिज्या है और इसकी लंबाई क्या होगी? तो उसे हम कहते हैं परिधि। और परिधि कैसे निकाली जाती है? 2 पाई r, यानी कि जो ये वृत्ताकार सर्कल है उस सर्कल की लंबाई हुई 2 पाई r। तो जहां हम लंबाई l ले रहे हैं वहां 2 पाई r आ गया है। अगर इसमें आवेश लैम्डा है तो इसका लैम्डा 2 पाई r हो जाएगा। किसी भी रेखा के अनुदिश जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो उसके प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को निरूपित करता है, जिसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। और यहां पर इसकी लंबाई 2 पाई r आ गई है हमारे पास। एक तो ये आपके पास हो गया। अब हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए फिर से एक बार याद करते हैं कि कोई आवेश था, उस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P था और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r² थी। यहां पर हम इस सिचुएशन को बनाना चाहते हैं। P हमारे पास बिंदु है, आवेश इस तरीके से वितरित है, तो हम क्या करते हैं? ठीक यहां पर एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं जिसे हम dl कहते हैं। अब ये डिस्टेंस भी आपको समझना है, dl टेंस टू 0। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो ये हमने लंबाई ली है ये लगभग बिंदु समान है, क्योंकि टेंस टू 0 लगभग बिंदु समान है। हम दिखा तो बढ़ा रहे हैं लेकिन लगभग ये बिंदु समान है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अभी तक हमने जो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सीखा है वो केवल एक बिंदु आवेश के कारण सीखा है। तो आप इसको बिंदु भी मान सकते हैं, लेकिन हमने कैलकुलेशन के लिए इसको बढ़ा ले लिया। अब सबसे पहले हमें इसका आवेश चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे Q आवेश था, तो ऐसे इसका आवेश चाहिए। अभी अभी हमने सीखा है कि जो रेखीय आवेश घनत्व तो हमारे पास होता है उसका हम लंबाई के साथ मल्टीपल कर देते हैं। तो माना इसका जो रेखीय आवेश घनत्व वो लैम्डा है, तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा? dq = लैम्डा dl। तो हमें आवेश मिल चुका है, चार्ज मिल चुका है। अब हमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए, उसके लिए हमने इसे मिला दिया। माना ये दूरी r है और r = क्या होगा? ये है आपके पास समकोण त्रिभुज। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे, ये हो जाएगा x² + a²। दूरी हमारे पास है, आवेश हमारे पास है। अब हम सीधे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग। तो इस फॉर्मूले का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी E = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट dq/r², क्योंकि हमने उस दूरी को कितना लिया है? r²। अब हमारे पास दो सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जो
वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है, जैसे कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, अगर धनात्मक आवेश है तो आपको जो दिशा लेनी है वो सीधे उस बिंदु पर बाहर की ओर लेनी है, यानी कि ये दिशा है। इसको हम फिलहाल नाम देते हैं डीई। क्या नाम देते हैं? डीई, क्योंकि हमने जो आवेश लिया वो बहुत सूक्ष्म लिया है, डी क्यू लिया है, तो डीई। अब ये दिशा है, माना ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। हम डी के यहाँ पे घटक करेंगे, तो घटक कैसे ज्ञात करें? ये लाइन इसके साथ बन रही है, तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसी को माना जाएगा, कोण यहाँ पर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डी ई कॉस थीटा। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे डिनोट कीजिए, ये आएगा डी ई साइन थीटा। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। कोण लिया, कोण के साथ जो भुजा लग रही है उसका मान होगा डीई कॉस थीटा, उससे जो ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, वो हो जाएगा डीई साइन थीटा। अब हम पूरी सिचुएशन पे गौर करते हैं कि ये जो पूरा वृत्ताकार पथ है उसमें ठीक इसके अपोजिट भी एक बिंदु होगा, यानी यहाँ पर एक बिंदु होगा, डी एल डिस्टेंस का ही होगा। और उसके कारण क्या होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखें, मैं यहाँ इसे मिला नहीं रहा हूँ, केवल आप यहाँ पे ये देखेंगे कि उसके कारण इसी तरीके से डी आएगा, यहाँ पर एंगल थीटा होगा, उसके भी हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, वो फिर से उसके फैक्टर एक यहाँ आएगा डी ई कॉस थीटा, और दूसरा फैक्टर उसका यहाँ नीचे आएगा डी ई साइन थीटा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको बहुत सारे भागों में वियोजित करते हैं तो उन भागों के जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं, यानी कि डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, ये सारे के सारे घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे? क्योंकि ये दूरी समान रहेगी प्रत्येक बिंदु के लिए। लेकिन हम उसी टाइम पे देखते हैं कि जो डीई कॉस थीटा है वो सारे फैक्टर एक ही दिशा में आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो हमें यह भी पता लग गया कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा बाहर के ओर होने वाली है इस तरीके से, और जो मान है वो डीई कॉस थीटा होता है। तो हम केवल इससे ही मान ज्ञात कर रहे, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम डीई कॉस, इनको जोड़ेंगे नहीं बल्कि एक ही बिंदु के कारण लेंगे, तो वो वैल्यू हो जाएगी डीई कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर जो परिणामी वैल्यू होगी डीई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा इसके साथ में कॉस थीटा भी। डीई था, वैल्यू ये थी, जब हमने यहाँ पे डायरेक्शन ज्ञात करनी चाहिए तो यहाँ पर आया डीई कॉस थीटा, और ये कौन सी दिशा में होगा? ये P है और माना ये X है, तो ये हो जाएगा PX की ओर। अब इसे हमें सॉल्व करना है। यहां पर देखिए मैंने थोड़ा सा चित्र को छोटा कर दिया है, इतना स्पेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद देखिए DE 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट DQ/r² cos थीटा। अब हमें एक एक के मान रखना है। DQ की वैल्यू रखनी है, DQ इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? लैम्डा DL था। कॉस थीटा हम ज्ञात कर लेते हैं, कॉस थीटा इससे निकालेंगे तो ये वाली जो साइड हो ये 90 डिग्री था, इसका मतलब ये लंब है और ये क्या है? उसका आधार है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि x अपॉन आर, और x अपॉन आर, या इसी को हम लिख सकते हैं x अपॉन x² प्लस a² 1/2। तो ये सारी वैल्यूज हम अगर पुट कर दें, r² इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा? x² प्लस a²। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख दें और उसके बाद कैलकुलेशन करें, इजीली हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं? डीई, क्योंकि हमने जो ये फैक्टर यहाँ पे लिया था ये बहुत छोटा लिया था, डीएल लिया था, इसके कारण हमने इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। अब हमें पूरे रिंग की वजह से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जब हम पूरी रिंग की वजह से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो इसको हम समाकलन करेंगे। समाकलन क्यों करते हैं? समाकलन इसलिए करते हैं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक समान है। यहीं पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रहे, अलग अलग रहे, तो उस टाइम पर हम सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग करते हैं। आरोपण की सिद्धांत हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम समाकलन वाला मेथड प्रयोग करने वाले हैं। तो डीई इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करने वाले, ये वैल्यूज रखने वाले हैं और उसके बाद इसका समाकलन करने वाले हैं। तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास डीई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई लैम्डा DL x² a²। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू रख दी मैंने, और cos थीटा की वैल्यू है x अपॉन x² प्लस a² और 1/2। तो सारी वैल्यूज रख दी गई हैं।
अब इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करते समय भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल dl ही यहाँ पर वेरिएबल है। dl क्यों वेरिएबल है इसको भी समझ लेते हैं। हमने जो डिस्टेंस ली अभी कितनी ली है, dl ली है। जब हम यहाँ तक निकालेंगे तो dl का मान बढ़ जाएगा, फिर हम यहाँ तक निकालेंगे तो dl का और मान बढ़ जाएगा, हम यहाँ तक निकालेंगे तो dl का मान और बढ़। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो dl है वो पूरी रिंग है और उसी का मान वेरिएबल है, बाकी कुछ भी चीज बदल नहीं रही है। लैम्डा नहीं बदल रहा है, x नहीं बदलेगा, तो ये सारी वैल्यूज नहीं बदलने वाली है, केवल क्या बदलेगा, dl। तो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन x स्क्वायर a स्क्वायर 3/2 और dl। यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है, 3/2 क्यों आया, घातें जुड़ती हैं। माना x है, x की घात 1 है और धन 1/2 है, तो x की घात 3/2 हो गई। तो इस तरीके से घातें जुड़ती हैं। यहाँ पे x से मतलब नहीं था, ये पूरी वैल्यू है। इसकी घात 1 थी, इसकी 1/2 थी और इस फॉर्मूले का मैंने प्रयोग किया तो ये 3/2 हमें प्राप्त हो गई है। तो फाइनली हम अब इसकी वैल्यू भी जानते हैं। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा x स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पर x छूट गया था, x 3/2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई a, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। dl इज इक्वल्स टू 2 पाई a, उसकी पूरी लंबाई, ये वैल्यू हुई 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 पाई a x लैम्डा अपॉन x स्क्वायर a स्क्वायर 3/2। तो ये E का मान है किसी भी बिंदु पर जो कि कहाँ स्थित था, उस रिंग के अक्ष पर। थोड़ा सा फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर लेते हैं। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 पाई a x अपॉन x स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, और जो डायरेक्शन थी वो px डायरेक्शन थी, बाहर की ओर है, उसी अक्ष पर बाहर की ओर डायरेक्शन है। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन ये देखते हैं कि ये बिंदु यहाँ स्थित ना होकर इसके केंद्र पर हो, यानी कि x इक्वल्स टू 0। देखिए फिजिक्स में ये सारी समझदारी की चीजें हैं जो आपको खुद अपने दिमाग से प्रयोग करनी चाहिए। ये फॉर्मूले में मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस सर्कुलर लूप के केंद्र पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि जो x का मान है वो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बिंदु यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, तब x क्या हो जाएगा 0। और x की वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे तो उस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। देखिए यहाँ पर x है और इस जगह पे अगर आप वैल्यू रख देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इससे पता लग जाएगा आपको। x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और पूरा मान 0 हो जाएगा। तो ये जो सर्कुलर लूप है उसके केंद्र पर वैल्यू क्या होती है 0 होती है। एक और कंडीशन हम ले सकते हैं, x स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर। अगर ऐसी स्थिति है तो हम a को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं। यदि a बराबर 0.1 हो और इसका हम स्क्वायर कर दें तो ये 0.01 और छोटा हो गया, तो स्थिति क्या होती है, माना आप 1000 में 0.01 ऐड कर रहे हैं तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल स्थूल अवस्था में हम पढ़ रहे हैं तो ये छोटी वैल्यू को हम छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर किसको छोड़ देंगे, a स्क्वायर को छोड़ेंगे, लेकिन नीचे छोड़ेंगे, तब हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4। फाइनली थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, हमने कितने इजी तरीके से इसको पढ़ लिया। सिचुएशन याद रखनी है, कोई आवेश है, उस आवेश से किसी बिंदु तक की दूरी चाहिए होती है। आवेश नहीं ज्ञात था तो हमने यहाँ पर लंबाई ली और इस आवेश को ज्ञात किया। ये आवेश हमारे पास लैम्डा dl आया। क्यों आया, क्योंकि हमने उसका मल्टीपल किया और उसके बाद आवेश जब यहां हो गया तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। फिर दिशा आई, दिशा de भार की ओर आई। अगर दिशा de भार की ओर थी तो हमने उसको फैक्टर कर दिए, फैक्टर किए तो उसके बाद ये आया। फिर हमने एक्सप्लेन किया कि भाई ये फैक्टर कौन कौन से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कौन नहीं करेंगे। तो de sin थीटा वाले सारे फैक्टर कट जाएंगे, तो फाइनली de cos थीटा वहां पर रिजल्टेंट हुआ और उसके बाद हमने केवल कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली हमने ये रिजल्ट प्राप्त कर लिए। इस रिजल्ट पर डिस्कस करते हैं। माना हमारे पास जो आवेश वितरण है वो रेखीय घनत्व के रूप में ना दिया गया हो, हमें उस लूप का जो लूप है उसका पूरा आवेश दिया गया हो प्लस Q।
तब हम कैसे इसको करेंगे? तो बहुत इजी है। लैम्डा बराबर क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एल। एल माने वो पूरी दूरी, और यहां पर एल की वैल्यू क्या है? 2 पाई ए। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास होता है E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। लैम्डा की जगह पे ध्यान से देखिए, Q अपॉन 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए, ये पहले से यहाँ है, और एक्स क्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो गया, एक्स से एक एक्स कट जाएगा, और E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू बचेगी। देखिए रिजल्ट को ध्यान से, ये वैसा ही रिजल्ट है जैसे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो रिंग थी, अगर हम बहुत दूर लेते हैं तो वो रिंग भी हमारे लिए क्या बन जाती है? एक बिंदु आवेश बन जाती है। बिंदु आवेश का तात्पर्य ये हुआ कि जब भी हम ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा ले लेंगे तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमें एक बिंदु के समान ही प्रतीत होगी, इसलिए हम इसको बिंदु आवेश प्रतीत। और देखिए रिजल्ट वही आपके पास प्राप्त हो गया।